टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बीच हमले भी जारी हैं। ईरान के शहरों पर इजराइल ने किए हमले और तेहरान और कई शहरों पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। तो आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं ईरान के ऊपर। राठौर सर, एक चीज यहां पर ट्रंप को लेकर है, ट्रंप जो कहते हैं वो होता नहीं है। ये एक बात तो मतलब युद्ध के मामले में अगर देखा जाए, शांति की वो बात करते रहते हैं। और आप रूस यूक्रेन देख लीजिए, चीन के मैटर में आप देख लीजिए, ईरान इजराइल के मैटर में भी जो वो बातें कहते थे ठीक उसके उलट चीज़ें हुई हैं। और इंडिया के बारे में भी वो झूठे सच्चे रोज दावे करते रहते, बयान बदलते रहते हैं। कभी उनको शांति का नोबेल प्राइज चाहिए तो कभी पाकिस्तान के मुनीर के साथ बैठकर डिनर करते हैं, कभी सीरिया के अंदर उस आदमी से हाथ मिलाते हैं जो कल तक जिसके सर पर अमेरिका इनाम रख के घूमता था। तो ट्रंप के बयानों का वाकई में कोई अर्थ है? वो रियलिटी में कन्वर्ट होते कहीं पे भी दिखाई देते हैं। ईरान पर भी हमला उन्होंने ऐसे किया, 2 हफ्ते का समय दिया, 2 दिन बाद हमला कर दिया। देखिए रवि, इन ट्रंप का प्रॉब्लम है उनका उतावलापन, और उस उतावलेपन में वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो नुआंसेस होते हैं, जो उनका प्रोसेस और प्रोटोकॉल होता है, उसको भूल जाते हैं। और इसको अंग्रेजी में एक कहावत है, जंपिंग द गन। तो ये हमेशा 4 कदम आगे जा कर के अनाउंस करते हैं और उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि इजराइल ऑन द गन बट ही डज नॉट वांट टू फायर द गन। ये भी एक स्थिति है। जी हाँ, अभी इन्होंने अनाउंस किया कि ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया, दोनों अटैक कर रहे हैं, और ईरानी विदेश मंत्री कह रहा है कोई सीज फायर नहीं हुआ। तो अपनी बेइज्जती का सामान जो है वो खुद साथ लेकर चलते हैं, और ये हर जगह इनके साथ होता है। अगर यही चीज़ वो अपने मार्को रूबियो को, पीटर हेगसेथ को, या विदेश मंत्री या वाइस प्रेसिडेंट को दे दें तो ये बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन वो उनकी आदत में शामिल नहीं है, शुमार नहीं है। हर बार वो जंपिंग द गन करते हैं और उसके बाद उन्हें पीछे जाना पड़ता है, और यही चीज़ सामने आ जाती है हर बार। तो उनका जो उतावलापन है कि मैं शांति दूत हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ और एक बार में करके दे देता हूँ, वो सारी चीज़ें कभी कभी बैकफायर कर जाती, कभी कभी क्या अधिकांश चीज़ों में बैकफायर की जब से ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल। क्योंकि सर मेरा सवाल इसलिए भी था कि अगर आपको ये शांति करनी थी 24 घंटे में, तो B-2 बॉम्बर्स को लेकर इतने बड़े लार्ज स्केल का ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता क्या थी? अगर नेगोशिएशन करना था, बातचीत करनी थी, तो अमेरिका इजराइल को आसानी से कन्विंस कर सकता है, उसके ऊपर दबाव बना सकता है, ईरान को कन्विंस कर सकता था कुछ शर्तों के साथ, जिसकी अब बात हम कर रहे हैं कि अब हमले नहीं होंगे, अब शांति होगी, जिसको जो चाहिए था मिल गया। इतने बड़े ऑपरेशन को करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है। देखिए यहाँ पर यह है कि अगर अमेरिका नातांज और फोर्डो में अटैक नहीं करता तो ईरान आज जिस हालत में है वो वहाँ पर नहीं आता, और ईरान जो बातचीत के लिए थोड़ा राज़ी हुआ है, ईरान कभी राज़ी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ही है सारे झगड़े की जड़। तो अमेरिका का आना निश्चित था। इजराइल को पता था कि ये चीज़ वो अकेले नहीं कर सकता। मानिए ट्रंप की बात माने या ना माने, इस 12 दिन के युद्ध का टर्निंग पॉइंट वही है जब अमेरिका अंदर आया और उसने पर्सनली। ठीक है सर, लेकिन इसका एक गणित तो ये भी कहता है कि अब शायद ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ ले, बहुत सीक्रेट तरीके से वो जल्दी से एक्वायर कर, बिल्कुल मतलब जो चाहते थे ठीक उसका उल्टा कहीं ईरान ना कर दे और स्थिति और ज्यादा आने वाले कुछ सालों में गंभीर ना हो। मेरा एक अलग व्यू है, क्योंकि ईरान NPT का सिग्नेटरी है। अगर सीज फायर होता है तो आप देखेंगे कि IAEA हरकत में आएगा, ये सारी साइट्स का मुआयना होगा, और उन्हें पता है कि कहाँ ये यूरेनियम इन्होंने छिपाया है उसको सामने लाएगा, और IAEA के रिकमेंडेशन। ठीक है, वो ठीक है सर, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि NPT का मेंबर होना क्या मायने रखता है और उस NPT की कितनी रिस्पेक्ट है या उसकी कितनी वैल्यू अब रह गई है वॉर के बाद, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है।